नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। राज्यसभा में विपक्ष का बिहार एसआईआर पर हंगामा, उपसभापति ने कहा नियम के तहत अदालत में विचाराधीन विषय पर नहीं हो सकती चर्चा, दोनों सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मजबूत नेतृत्व के लिए पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। और इस समय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसका भी एक तरीके से सेलिब्रेशन है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी, और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी चेयरमैन को। वो पत्र में गलत बात लिखा है, हमने सदन में भी उसका उल्लेख किया है। अपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि राज्यसभा में पुलिस लेकर के, बाहर से आर्मी और सीआईएसएफ लेकर के जवानों को यूज किया है, ऐसा करके गलत इल्ज़ाम लगाया है और फिर उसको दोहराया है आज। तो चेयर की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि कोई बाहर का कोई ना मिलिट्री ना कोई पुलिस सीआईएसएफ का कोई फोर्स नहीं है, वो हाउस का मार्शल ही सदन में रहता है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप भी सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि आज जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है उसमें किस तरह से 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, साथ साथ ऑपरेशन महादेव को लेकर के भी, और भी कई बातों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। और आपको बताएं कि नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस के बीच बातचीत चल रही है। इसमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत तमाम विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान होगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत फिलीपींस के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। उनकी ये यात्रा भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है।
तो हैदराबाद हाउस की ये वो तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति द्विपक्षीय वार्ता से पहले पहुंचे। और आपको बताएं कि इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति शिष्टमंडल स्तर की ये वार्ता हो रही है और रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत तमाम विषयों पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। भारत के दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नए दौर की शुरुआत होगी, जिसमें और नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उनकी ये यात्रा भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। तो 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति और आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद रहे, जहां राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति का स्वागत हुआ। अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में उनके औपचारिक स्वागत के बाद वो राजघाट भी पहुंचे, जहां महात्मा गांधी को फिलीपींस के राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं जहां आज फिलीपींस के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, साथ में मंत्रिमंडल मौजूद रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्हें राजघाट समिति द्वारा महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें, महात्मा गांधी की एक प्रतिमा और चरखा भी भेंट किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए औपचारिक स्वागत के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। विपक्ष के बिहार एसआईआर मुद्दे पर हंगामे की तस्वीरें आज भी उच्च सदन में देखने को मिली। उपसभापति ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा, सदन की मर्यादा भंग ना करें। ये पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा पर आंच न आए। इसके अलावा उपसभापति ने कहा, प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही सरकार को जवाबदेही बनाने और लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के औजार हैं, लेकिन विपक्ष के लगातार व्यवधान के कारण इस सत्र में अब तक 41 घंटे 11 मिनट गवाए जा चुके हैं। वहीं एसआईआर पर राज्यसभा के उस नियम के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती जो कि कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापति ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस खारिज किए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन को गुमराह किया है। इसके अलावा नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को अराजकतावादी करार दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन
जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए। वहीं लोकसभा में मानसून सत्र के 12वें दिन आज कार्यवाही शुरू होने पर शिबू सोरेन सहित 3 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों से संसद की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। उसके बाद भी गतिरोध खत्म नहीं होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन को चलाने का माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को डीबीटी संबंधित भुगतान के संबंध में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष का व्यवधान लगातार जारी रहा। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर के 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में पैसे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया। संसद भवन परिसर में आज एनडीए सांसदों की बैठक हुई। इसमें पहलगाम हमले में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना के शौर्य को सराहा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास हुआ। सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम को सम्मानित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम के नेतृत्व में रक्षा संसाधन को बढ़ाया गया है। पीएम ने रक्षा में रिफॉर्म किया है। पीएम ने हमारी सेनाओं को पूरी तरह से खुली छूट दी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नए सदस्यों का परिचय भी करवाया गया, जिसमें उज्ज्वल निकम, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिशोम गुरु कहलाने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले उनका पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर ले जाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव,
अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसद और विधायक ने भी दिशोम गुरु को नमन किया। इससे पहले शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची स्थित उनके आवास पर रखा गया था। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है। अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव निमरा में किया जाएगा। प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी से दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी इस समय ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और आपको बता दें कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी का ये मुख्यालय है जहां पर हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि अनिल अंबानी के ऊपर कई तरह के आरोप हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से जो लोन है वो लिया। करीब 17,000 करोड़ के लोन का जो जिक्र है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा आप देखें कि यस बैंक से भी 3,000 करोड़ का लोन लिया गया था और उसकी एवज में यस बैंक के कर्मचारियों को एक बड़ी रकम दी गई थी। इसके साथ साथ ही एक विस्वाल नाम के व्यक्ति को, जो उड़ीसा के कारोबारी हैं, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। और ये आरोप है विस्वाल पर कि विस्वाल ने एक गारंटी दी थी अनिल अंबानी के पक्ष में सौर ऊर्जा निगम को, ताकि जो टेंडर है वो मिल सके और उसके एवज में भी 5.5 करोड़ की जो रिश्वत है वो एक तरीके से विस्वाल को दी गई थी। और उसने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, फर्जी तरीके से एसबीआई का जो ईमेल है वो तैयार किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद विस्वाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब अनिल अंबानी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये आरोप लग रहा है कि दर्जन भर से ज़्यादा जो बैंक हैं, जिसमें सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक शामिल हैं, वहाँ पर गलत तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए गए। इसके साथ साथ ही जो गारंटी है, फर्जी गारंटी, वो पेश की गई और जिसके एवज में करीब 17,000 करोड़ की जो रकम है वो एनपीए में तब्दील हो गई। आने वाले समय में ईडी के जो लोग हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो उन बैंकों को भी नोटिस भेजेंगे जिन्होंने तमाम संपत्तियों को एनपीए में परिवर्तित कर दिया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। तो ईडी पूछेगी कि आखिर उन्होंने जब लोन की अदायगी नहीं हो रही थी तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उन बैंकों से भी और इसके अलावा अनिल अंबानी से भी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कश्मीर के कुलगाम स्थित अखल के जंगलों में लगातार 5वें दिन भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार को अखल के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल घेराबंदी के लिए आगे बढ़े, छिपे हुए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं और 3 सैनिक घायल हुए हैं। घायलों का श्रीनगर के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इलाके में गोलीबारी अभी भी जारी है। जंगल में छिपे हुए और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाई टेक्निक वाले निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। वकील ने बताया कि वेबसाइट पर इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट सुनिश्चित करे कि ये केस उस दिन की सुनवाई की लिस्ट से डिलीट ना हो। सीजेआई ने मामले की सुनवाई के लिए आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर के एक टीचर जहूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर अर्जी में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल इसलिए आयात शुरू किया क्योंकि
संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूत बनी रह सके। रणधीर जायसवाल ने लिखा है कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। ये वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत की तरह उनका व्यापार उनके देश के लिए कोई ज़रूरी मजबूरी भी नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था। इसके अतिरिक्त 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो रहा। ये उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। साल 2024 में यूरोपीय एलएनजी का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो साल 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सवाल है, वो अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का भी आयात जारी रखे हुए है। इस दृष्टि से भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। और साथ ही आपको बताया कि 5 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। चलिए उस विशेष अवसर को याद करें। तो हैदराबाद हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। भारत और फिलीपींस अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर ये मुलाकात कई मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये दृश्य बता रहे हैं हैदराबाद हाउस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलीपींस के राष्ट्रपति मौजूद हैं और दोनों ही के बीच ये मुलाकात के दृश्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब देश